फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रजनीश सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बुक में आप लोगों देख लिए होंगे, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट ही है, जिसमें से आज छठा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको किसी प्रश्न में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो यह है फली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक यूएसए यानी अमेरिका ने जीता था। रियो ओलंपिक जो हुआ था कब हुआ था? 2016 ईस्वी में। और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। कितना पदक जीता था? तो कुल 46 पदक जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला जो है यह पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सदी में उदारवाद को एक राजनीतिक दर्शन के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो इसे 19वीं सदी में राजनीतिक दर्शन के रूप में उदारवाद को मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यह कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल, यहीं पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियरे कार्डिन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध फैशन डिजाइनिंग से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। भरतनाट्यम लोकनृत्य जो है यह तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी लोकनृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है यह केरल का लोकनृत्य है। और ओडिसी जो है यह उड़ीसा का लोकनृत्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 का 4 यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय जो है यह एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप अरब सागर में जो है, इसकी भी उच्च न्यायालय जो है यह एर्नाकुलम ही पड़ता है। केरल के एर्नाकुलम में ही पड़ता है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो कुल 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कौन सा है इनमें? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। प्रस्तावना में जैसे आप पहले लाइन कहा जाता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो बोला जाता है या लिखा रहता है वही इसे अधिकार प्रदान करता है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार, यानी वह अपने मन से चुन सकता है नागरिक अपने प्रतिनिधि को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक जो होता है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो यह कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल। यह क्यों नहीं भाग ले सकता है मतलब निर्वाचन में? क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होता है और यह जो होता है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही कार्य करता है, इसीलिए यह भाग नहीं ले सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो 8 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ रखने के लिए मनाया जाता है, यानी इसमें जागरूकता फैलाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। गंगा एक्शन प्लान में 4 नदी सम्मिलित है, जिनमें से यमुना है, गंगा की सहायक नदी है सब, यमुना है, गोमती है, दामोदर है और महानंदा है। और कौन नहीं है तो कोसी भी, यह भी गंगा की सहायक नदी भी है, सहायक नदी ही है, लेकिन यह गंगा एक्शन प्लान में इस नदी को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कोसी नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर बहती है और प्रवेश जो करती है वो बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में, और निकलती कहाँ पे है तो कटिहार में। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून कहाँ की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, त्रिपुरा का अगरतला है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो यह दीफू दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और यह तीनों के सीमा पर ही स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है तो 2 बार सीधी पड़ती है। ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। 2 बार कब कब सीधी पड़ती है तो एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला, या कह सकते हैं कि सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्नतम कोटि का कोयला जो होता है वह पीट होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और चौथा जो होता है वह पीट होता है। पीट जो होता है यह सबसे निम्नतम कोटि का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है दामोदर किसकी सहायक नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी दामोदर नदी जो है यह हुगली नदी की सहायक नदी है, और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो कोलकाता शहर स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है तो यह विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्यन पहाड़ी कहाँ से तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो प्रभाव क्या है। एल नीनो प्रभाव क्या होता है तो यह जो है प्रशांत महासागर के पृष्ठीय क्षेत्रफल की लंबी अवधि तक तापन होना एल नीनो का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की सीमांतर्गत जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है। मान लीजिए कि भारत की जो ऐसे समुद्र मतलब तटीय राज्य है प्रायद्वीपीय भारत में, ये गुजरात है, और इस प्रकार जो है ऐसे जो है तो यहाँ से कितने मतलब किलोमीटर तक भारत का जो है तट क्षेत्र होता है तो यह जो है 12 नॉटिकल मील तक होता है। 12 नॉटिकल मील तक होता है, और किलोमीटर में पूछे अगर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 22.20 किलोमीटर दो होता है इसे लगभग में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह 345 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव जो है वह 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य है, और 8 अष्टांगीय मार्ग को अपनाया। अष्टांगीय मार्ग वही लिखा है कि अंगीय पथ यानी अष्टांगीय पथ को अपनाया है। तो 4 और 8 किस में दिया गया है, किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था तो शाहजहां ने किया था, और जामा मस्जिद है कहाँ पे तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, और यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है, तो यह 57 वर्ष आगे है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो यह महाबोधि मंदिर समूह से किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। अजंता गुफाओं के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें जो है सब सही ही दिया गया है, सही नहीं पूछा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी शक्ति की कौन सी लड़ाई के पश्चात पतन हुआ। फ्रांसीसी शक्ति की कौन सी लड़ाई के पश्चात पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है बांडीवास का युद्ध हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी युद्ध से जो है भारत फ्रांसीसियों के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दिया। और ये जो है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और तालिकोटा का युद्ध जो है यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद कुमार घोष ने की थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। यह बीपीएससी T1 का पूछा गया क्वेश्चन है। अश्विनी ये जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवताओं के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो भगवान यम देवता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। तो यह जनरल डायर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर क्या है। तो यह एक मशहूर बावड़ी है। बावड़ी का अर्थ क्या होता है कि सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं होता है। सीढ़ीदार कुआं क्यों बनाया जाता है। कुआं सीधे क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत नीचे में पानी रहता है, लगभग 300-400 फीट नीचे रहता है, तो इसलिए सीढ़ीदार बनाया जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किस जलवायु में होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यह जो होता है यहाँ पे उष्ण हो जाएगा, उष्ण शुष्क एवं आतप जलवायु में होता है। आतप का अर्थ क्या होता है, धूपमयी, यानी धूपमयी जलवायु कह सकते हैं इसे, धूपमयी जलवायु में होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण जो है इनमें से कौन सा है। तो कोई नहीं है, यह सब अजैव निम्नीकरण है, यानी कोई गलता नहीं है, मिट्टी द्वारा अपघटित ये इनमें से कोई नहीं होता है। यह सब क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण हो जाएगा। पूछा है जैव निम्नीकरण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है वह है। पारिस्थितिक विज्ञान में वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों से निवर्तक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। सबसे अविषालु धातु प्रदूषक जो है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लेड यानी सीसा। लेड यानी सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। तो A.G. टांसले को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन यह पीछे आपको अभी बताए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो यह किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र तरल सूक्ष्म स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र तरल स्थूलदर्शी प्राणियों को जो है क्या कहा जाता है। तो इसे तर्णक कहा जाता है, तर्णक कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए वृक्ष है, तो यह सीता अशोक वृक्ष, यह बहुत ही देखने में अच्छा वृक्ष होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि यह आप भी ऐसे ही सोच सकते हैं, एक बार में ही बनने वाला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है, नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता को परपोषी कहा जाता है, यानी जो दूसरे के लिए भोजन पर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहा जाता है, जो भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से पूछा है मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो कौन नहीं है, जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह मृदा प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरणीय संकट जो माना जाता है वह कौन सा वृक्ष है, तो इनमें से कोई नहीं है, वह यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है जो कि पर्यावरण के लिए संकट वाला वृक्ष माना जाता है, क्योंकि ये वृक्ष जो है यह काफ़ी ज़्यादा नमी सोखते हैं मिट्टी से, सबसे ज़्यादा इसे पानी की आवश्यकता भी होती है, और इसके नीचे में जो पौधा होता है उसे वो अच्छा से नहीं होने देता है, क्योंकि उसका जो है मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा होती है सब यही सोख लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है, इससे क्या अभिप्राय होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है, तो इसे मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 108 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बोधगया में। बोधगया कहाँ पे पड़ता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के अंदर नहीं हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के अंदर नहीं हुआ था, तो हुआ था कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी को किसान आंदोलन के लिए बिहार आने का निमंत्रण दिया था, किसान आंदोलन को यहाँ पे काटकर नील आंदोलन कर लीजिए आप, नील आंदोलन के लिए बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था, तो 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड जनजाति है। इसका राइट आंसर क्या से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। खोंड जनजाति जो है यह अपने मतलब जाति के अंतर्गत जो है खोंड जनजाति लोगों की यानी मानव की बलि देते थे यह जनजाति, तो इसी बलि प्रथा पर जो है अंग्रेज़ों ने जो है रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो ये जाति ने, खोंड जनजाति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो आप समझ पाए होंगे इसे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था, उस समिति का सभापति था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 में ही उपाधियों का अंत किया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है, और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? मरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसका निर्माण इनमें से किसी ने नहीं किया था। तो किया था किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी ने इसका निर्माण किया था। किसका? सर्वेक्षण पोत संधायक का। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार संभाला है? चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार संभाला है किसने? तो किरण देशमुख ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सचेतक कोरस, यहाँ पे चेतक कोर हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, चेतक कोर हो जाएगा, कि कमान संभाली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नागेंद्र सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन? दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। पहली कौन है? तो एप्पल है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? समुद्री अभ्यास अयुत्या जो है यह भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो थाईलैंड की नौसेना के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो स्लाइडेन एवं स्वान है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह की कमी के कारण जो है एनीमिया या रक्तलापता रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और क्वाशियोकर बीमारी जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग? क्वाशियोकर रोग, प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है ग्लूकोज का संचय, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेसिल कैलमेट गुएरिन यानी बीसीजी के लिए एक टीका है। बीसीजी के लिए एक टीका है, तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वह तपेदिक रोग के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। तो होता क्या है, शरीर के 3 महत्वपूर्ण निर्माण खंड के लिए जो है अमीनो एसिड, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड महत्वपूर्ण होता है, और शरीर के मरम्मत एवं ऊतकों के लिए जो होता है वह प्रोटीन आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि C3 पौधे में O2 के मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? तो इसे वारबर्ग प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत डीपली दिया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार में नया डेटा लिखने का कार्य, रजिस्ट्रार में नया डेटा लिखने का कार्य किसका होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर एक एक्यूमुलेटर या निर्दिष्ट रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बल विस्थापन किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, यानी यहाँ पे कब हो जाएगा, कब बल विस्थापन किए गए कार्य को ऋणात्मक कार्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है, तो कौन सा से हो जाएगा? जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में, बल इस दिशा में लग रहा है तो उसके विपरीत दिशा में जो गति कार्य करेगा, बल उसके विपरीत दिशा में, यानी वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में जब बल कार्य करता है तो कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है, बल ऋणात्मक होता है कार्य। अगला क्वेश्चन है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो किसके रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी रूप में नहीं, यह जो होता है वोल्टेज ग्राफ रेखीय ग्राफ के रूप में होता है। यह जो वोल्टेज ग्राफ होता है यह रेखीय ग्राफ के रूप में होता है। यहाँ पे गैर लगा दिया है इसलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का उदाहरण क्या है? दरवाज़ा जो खोलते हैं तो धकेल कर खोला जाता है, पर्दा जो उठाते हैं तो आगे की ओर धकेल कर ही कह सकते हैं खोला जाता है। अब तो दूसरा सेटिंग आ गया है कि रस्सी खींचते हैं तब पर्दा खुलता है, लेकिन ये जो है ध्वज फहराना यह खींचने का उदाहरण है, रस्सी को खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर उठता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। ये h, ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा यह जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ऊपर जाता है तो ये भी बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग यानी P बराबर जो होता है mv होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश समूह से नीचे की ओर क्यों घटता है? यह जो होता है नाभिकीय आवेश या समूह के नीचे की ओर जाते हैं तो क्यों घटता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह क्यों घट जाता है? क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है यह नाभिक से जो होता है करीब नहीं बल्कि दूर होता है, इसीलिए घट जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग संकेंद्र से बाहर की ओर त्वरित क्यों हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये जो है साइक्लोट्रॉन का आविष्कार, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 1934 ईस्वी में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार प्रोफेसर E.O. लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? तो E.O. लॉरेंस ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदृश योग शून्य हो तो वस्तु डैश में है, तो वस्तु किस रूप में हो जाएगा? तो वस्तु जो है यह घूर्णन संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या वह कितनी होगी?
तो यह n के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि परमाणु संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, द्रव में द्रव का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन डैश का एक अपरूप है। तो ओजोन किसका एक अपरूप होता है, तो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। कौन सा सूत्र सही है, तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। यहाँ पे इस पे गौर कीजिएगा, ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे विलय के मोल बटे ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे मिलीलीटर कर दिया गया है, इसलिए यह गलत है। यहाँ पे यूनिट जो होना चाहिए वह लीटर में होना चाहिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो गलत पूछा गया है, इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है। नहीं, बैगनी तरंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, यानी यही गलत है, क्योंकि बैगनी से बोला है अधिक किसका होता है, नीली तरंग का, तो यह गलत है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा रासायनिक यौगिक है जो सफ़ेद ठोस और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है। तो यह क्या होता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका सूत्र जो होता है CaSO4 होता है। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इनमें से किसी में नहीं होता है। किस में होता है, तो केचुआ में होता है। केचुआ में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि खेत में जो केचुआ रहता है वह मिट्टी को जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, ह्यूमस की मात्रा को उसमें बढ़ा देता है, जिससे उपज जो होती है वह अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। असम में जो है किस प्रकार का घर बनाया जाता है, तो बांस का घर बनाया जाता है। मजबूत बांस के बने ढालू छतें होती है असम में। कहाँ पे, असम में। और लद्दाख में जो होता है, लद्दाख में यह जो होता है पत्थर के बने घर, छतें जो होता है, फर्श एवं छतें लकड़ी की बनी होती है। और मनाली में जो होता है, मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें होते हैं। और राजस्थान में जो होता है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। और कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है छतें, कहाँ की, राजस्थान की। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, तो वह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मधुमक्खी से क्या प्राप्त किया जाता है, शहद प्राप्त किया जाता है। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।